हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे कि हम DSSB के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के बारे में जुटा लें और हम ये जान लें कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या पोर्शन हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आता है और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें DSSB के PGT एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम होता है, कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, अगर DSSB PGT की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये 300 मार्क्स का होता है और इसमें 300 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं इस एग्ज़ाम में। पार्ट ए में 5 सेक्शंस होते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी वैसे बात कर चुके हैं, आज इस वीडियो में भी बात करेंगे। और जो पार्ट बी होता है उसमें एक ही सेक्शन होता है। पार्ट ए जो होता है वो जर्नल सेक्शन होता है और उसमें आपसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जबकि पार्ट बी जो होता है वो सब्जेक्ट कंसर्न्ड होता है, यानी कि इसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे PGT एग्जाम में पार्ट ए में 100 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट बी में 200 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर टोटल 300 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम TGT की बात करें तो TGT में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चन पार्ट ए में होते हैं और 100 क्वेश्चन पार्ट बी में होते हैं। चाहे तो DSSB TGT की बात करें या PGT की बात करें, दोनों ही एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा 1 मार्क का होगा और दोनों एग्जाम में 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसमें पार्ट बी हमेशा सब्जेक्ट कंसर्न्ड होगा। इसमें फ़र्क सिर्फ क्वेश्चन नंबर का है। PGT में 300 सवाल आते हैं जबकि TGT में 200 सवाल आते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना होता है। अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो नेगेटिव में 1/4 होगा, यानी कि 0.25 मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत मार्क करते हैं। तो जो क्वेश्चन आता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, एक ही ऑप्शन सही होता है। इसके अलावा जो दोनों सेक्शंस होते हैं, या ये कहीं दोनों पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों को आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ता है। ये जो पेपर होता है ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है और यहाँ पर हर एक सेक्शन अलग अलग खुलता है। मतलब पहले एक सेक्शन खुलेगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा, सबमिट करना होगा, और उसके बाद अगला सेक्शन खुलेगा। पहले सेक्शन को सबमिट करके ही अगला सेक्शन खुलता है और अगला सेक्शन में आप जैसे एक बार पहुँच जाते हैं तो पिछले वाले सेक्शन को आप दोबारा से नहीं छेड़छाड़ कर सकते, उसमें उसको दोबारा से आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको सीक्वेंस वाइज उसको अटेम्प्ट करके चलना होता है। और इसलिए यहाँ पे टाइम एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। हमें टाइम मैनेज करना भी आना चाहिए अगर हम इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो। खैर, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब हम एक बार सारी इन्फॉर्मेशन जुटा लेते हैं उसके बाद हमें इसके लिए तैयारी कैसे शुरू करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है। जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि ये सब्जेक्ट्स इसमें आने वाले हैं या इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, उसके बाद फिर आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है कि आप किस किस तरीके से इन सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और कितने घंटे एक दिन में पढ़ेंगे और कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे आप दिन में देंगे, ये आपको सारा कुछ प्लान कर लेना है। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले हम एग्ज़ाम का लेवल चेक करें कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या आता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या आता है। इसके लिए आपको देखने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आप PYQ ज़रूर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर देखें हर एक सेक्शन के, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, अर्थमेटिक हो, कुछ भी हो, सारे आप सेक्शंस देखिए और एक बार लेवल देखने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है। मैथ्स अगर पूछा जा रहा है तो मैथ्स में क्या क्या पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस तरीके से आप 2-3 साल के PYQs आपको मिल जाते हैं, वहाँ से आप पहले देखिए। इसके बाद फिर आप अपना प्लान बनाइए कि किस तरीके से आपको हर एक सेक्शन की तैयारी जो है शुरू करनी है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज कि सेक्शन वाइज आप किस तरीके से तैयारी को अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी तैयारी को आप आगे लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंग्लिश में आपकी वोकैबुलरी आती है, इसके अलावा ग्रामर आती है और कॉम्प्रिहेंशन आता है।
जब हम बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है, जिसमें आपके आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, प्रपोजिशन आ जाती है, कंजक्शन आ जाती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ग्रामर तो आपको जो मेन टॉपिक्स हैं वो सारे करने ही पड़ेंगे। वोकैबुलरी में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स वैसे भी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेवरेट होते हैं। अभी जैसे केवीएस का एग्जाम हुआ तो उसमें फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। 10 नंबर की इंग्लिश में 2-3 नंबर के तो फ्रेजल वर्ब्स ही आए थे। तो फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट हैं वोकैबुलरी में। ठीक है, इस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन आपको पता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, वो करने होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है इंग्लिश जो होता है वो 20 मार्क्स का सेक्शन होता है, 20 सवाल होते हैं और 20 ही मार्क्स का ये सेक्शन होता है। तो इस 20 सवाल में कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा, ग्रामर भी आएगी और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी आएंगे। अब इसकी प्रेपरेशन कहाँ से हमें स्टार्ट करनी है? तो इसकी प्रेपरेशन देखिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब में इंग्लिश आती है, तो वही इंग्लिश यहाँ पे आती है। तो आप उसमें से कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है, या फिर अगर आपके छोटे भाई बहनों की कोई बुक है, उनकी टेक्स्ट बुक है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं और ये सब टॉपिक उसमें से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स हैं आपको आप अपने सिरे से उसको कवर करें और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करें, देन PYQs करें। कहने का मतलब ये है कि पहले आप अपना कोई भी एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जैसे आपने वर्ब कंप्लीट किया, वर्ब के कुछ आप क्वेश्चंस करेंगे और इसके अलावा PYQs भी आप इसके करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप इसके करेंगे, देखेंगे कि वर्ब से किस तरीके के सवाल आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को कवर करेंगे। इसके बाद आगे अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी के लिए भी सेम ही बात है, व्याकरण आती है, ठीक है, शब्दकोश आता है यानी वोकैबुलरी आती है और कॉम्प्रिहेंशन आता है, बिल्कुल सेम है। हिंदी को भी आपको ऐसे ही करना है। ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, कारक, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे आपको कवर करने होंगे। ग्रामर, क्योंकि ग्रामर है तो ग्रामर में सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जो मेन टॉपिक है, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, ये भी आपको इसमें कवर करने चाहिए। तो ये सब हिंदी की तैयारी भी इसी तरीके से करनी है आपको। हिंदी की ये सारी चीज़ें, या तो आप कोई बुक लेकर आ जाइए, हिंदी की बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल होंगी, या कोई आपके छोटे बहन भाइयों की कोई बुक है व्याकरण की, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हिंदी की तैयारी आपको इस तरीके से करना है, उसके बाद आपको PYQs तो करनी ही है। नेक्स्ट आते हैं अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स। जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में जो यहाँ पर मैथ्स आती है वो आती है अर्थमेटिक। तो हमें पता है 2 तरीके की मैथ्स होती है, एक होती है अर्थमेटिक एंड एक होती है एडवांस मैथ्स। तो एडवांस तो इसमें नहीं आती है, इसमें अर्थमेटिक आती है। अर्थमेटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? LCM, HCF, ठीक है, तो LCM हो गया, HCF हो गया, इसके अलावा आपका रेशो एंड प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, इसके अलावा वर्क एंड वेजेस हो गया, आपका मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, ये जो सब चीज़ें हैं अर्थमेटिक के टॉपिक्स, ये सब यहाँ पे आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ग्राफ वगैरह हो गए, ये सब कुछ यहाँ पे अर्थमेटिक में आता है। तो ये आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये आपको कवर करना है। इसमें मैथ्स का भी बड़ा सिंपल है, कोई भी SSC या बैंकिंग की आप बुक ले लीजिए। ठीक है, और मैं सजेस्ट करूँगी अरिहंत पब्लिकेशन के आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें टॉपिक्स को बड़े अच्छी तरीके से एग्जाम्पल से समझाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैथ्स को आपको शुरू करना है। मैथ्स में आपके लिए ज़्यादा अच्छा ही होगा, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का अगर टाइम नहीं है तो टॉपिक को समझिए पहले, उसके फॉर्मूलाज़ को देखिए और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के सवाल आते हैं और उसी तरीके के सवाल आपको करने, ज़्यादा आउट ऑफ द फोकस आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट आता है जर्नल अवेयरनेस। अब जर्नल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं तो भाई जर्नल अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा वाइड है। इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, करंट अफेयर्स भी हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, साइंटिफिक रिसर्च भी है, साइंस के बारे में भी है, तो बहुत इसका वाइड है। अब जर्नल अवेयरनेस की प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्योंकि जर्नल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है, तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, ये तो आप कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका प्रियम्बल एक बार पढ़ लीजिए। जो न्यूज़ में कोई आर्टिकल्स अगर रहे हैं आजकल वो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, सारा नहीं तो इतना पढ़िए। इसके अलावा
हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे 1-2 महीने के जो आसपास के 2-3 महीने करंट अफेयर है, लगातार पढ़ते चलिए। बस एक बार नज़रों में निकाल लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप उनको बैठ के रट रहे हैं, क्योंकि वो दिमाग में रहने होंगे तो रहेंगे, नहीं रहने होंगे तो नहीं रहेंगे। थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में भी, रिसेंट क्या स्पोर्ट्स में चला, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो है रिटायरमेंट ले लिया, इस तरीके के मतलब कुछ न्यूज़ स्पोर्ट्स के बारे में, और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं वगैरह वगैरह, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इतना कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आप 10 से 12 मार्क्स तो कम से कम इसमें ला सकें। अगर बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो है मेरिट में आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि सभी लोग इससे भागते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है वो आता है हमारा रीजनिंग, ठीक है। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में हमें पता है क्या क्या चीज़ें आती हैं। रीजनिंग में आपको देखने को मिलेंगे ब्लड रिलेशन, इसके अलावा आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर फिगर का क्लासिफिकेशन, मतलब जो रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, विजुअल मेमोरी, ये सब कुछ चीज़ें, मतलब सिलोगिज्म वगैरह, ये सब चीज़ें रीजनिंग में देखने को मिलेगी। जो एसएससी बैंकिंग में हम पढ़ते हैं वैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 सेक्शंस जो हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, जो कि पार्ट ए के थे। देन हमारा आता है सब्जेक्ट। अब चाहे आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के लिए सेम ही क्राइटेरिया आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए कि आपका सब्जेक्ट का सिलेबस क्या क्या है। इसके बाद आप सबसे पहले 9th to 12th की एनसीईआरटी पे फोकस करिए। ज़्यादा नीचे मैं नहीं बोलूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8th, ठीक है। देखिए जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन कुछ टॉपिक्स आपको 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी में से करने पड़ेंगे, और कुछ टॉपिक्स आपको 11th, 12th के लेवल के भी करने पड़ेंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी देन यू हैव टू प्रिपेयर द टॉपिक्स फ्रॉम 8th क्लास as well as from 9th, 10th and some topics from 11th, 12th as well। 11वीं 12वीं के कुछ टॉपिक्स हमें 11वीं 12वीं से भी कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ है। कुछ टॉपिक्स से क्वेश्चंस जो हैं थोड़े हाई लेवल के भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी सबसे पहले स्टार्ट करनी है, इधर उधर नहीं भागना है, एनसीईआरटी स्टार्ट करिए। आप चाहें तो एक बार अपने सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज देख लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाने के बजाय सबसे पहले आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करिए। अभी तक वैकेंसी नहीं आई तो आपके पास अभी टाइम है, यू कैन स्पेंड दिस टाइम, कुछ अच्छी तरीके से आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 8 से 12वीं तक की एनसीईआरटी में पढ़ना है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स आपको कौन से क्लास के एनसीईआरटी में से पढ़ने हैं। अगर आप पीजीटी हैं तो फिर पीजीटी के लिए तो 11th, 12th की एनसीईआरटी जो है इनफ रहेगी, बट कुछ टॉपिक्स आपको स्कूल से बाहर के भी पढ़ सकते हैं, मतलब कि आपको बीएससी लेवल, एमएससी लेवल के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने को मिल सकते हैं, या फिर ये कहें कि आपको पढ़ना पड़ सकता है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस हमारे थोड़े से हाई लेवल के भी यहाँ पे आते हैं। वो आपको जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो उससे अंदाज़ा आपको हो जाएगा, ठीक है। बाकी बायो के लिए और टीजीटी साइंस के लिए मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि कौन से पोर्शन को आपको कहाँ से पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इस चीज़ को फिगर आउट करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने प्रिपरेशन को शुरुआत करनी है और अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलना है। तो बस इतनी ही सी ही बात है कि आप स्टार्ट करें, और शुरुआत जब आप करेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। जो लोग केवीएस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, या केवीएस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से किसी भी वजह से उनको वो नहीं कर पाए, या उनको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको DSSB के लिए जी जान लगाकर प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।